अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राबिया उस्मान एंड आई एम CEO एंड द फाउंडर ऑफ द Lister.pk। द Lister.pk क्या है? इट्स अ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन विच प्रोवाइड्स थेरेपी सर्विसेज 24/7 एंड 365 डेज अ ईयर। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं और पर्सनली तो मैं इनको जानती हूँ। शी इज़ द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन ऑन अर्थ और इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं। शी गॉट अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड शी हैड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अदर वर्क एज वेल। डॉक्टर शाहिदा तनवीर, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिदा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द Lister.pk। क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। आई एम श्योर आपका अच्छा खासा लंबा इंट्रोडक्शन है। आई रियली वांट कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। अच्छा, ऐसे है जी कि एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ थेरेपिस्ट। लेकिन है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैं 14 ईयर्स की थी तो मेरे फैमिली में मेरे चचा रिटायर होके आए, तो मेरे बच्चों के साथ मैं खेलती रही तो मेरे रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ गए। एंड ऑफ कोर्स आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो मेरे फादर जो मेरे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे बोर्डिंग में डाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे से मैं यही एक ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू शुड डू वेल इन योर स्टडीज़ एंड आई विल नॉट टेक दिस। हालांकि इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ही वाज द नाइसेस्ट फादर ऑन दिस ह्यूमन बीइंग, ऑन दिस अर्थ। और डाल दिया। और फिर 1 महीना के बाद मैंने उनकी बहुत मिन्नत की और मैंने कहा कि अब मेरी तौबा, अब मैं 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ा करूँगी। और यकीन माने उसके बाद आई थिंक मेरी जो जर्नी थी वो पढ़ाई की ज़्यादा, इनिशियली टू प्लीज़ माई फादर बिकॉज आई थिंक आई रियली अडोर्ड एंड लव्ड हिम। और ख़ैर उसके बाद ठीक हुआ। लकीली फिर जब मैट्रिक पास किया क्वीन मेरीज़ में, तो आई वाज द मिस QMC ऑफ माय स्कूल। ये आपको ये तस्वीर दे। सो ही वाज वेरी हैप्पी। फिर मैंने आई ऑलवेज एज अ चाइल्ड, नॉट एज अ चाइल्ड, एज अ गर्ल आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ थेरेपिस्ट। लेकिन मैं 5th ईयर साइकोलॉजी में थी कि मेरे फादर ने उन्होंने कहा कि शादी करनी है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे मास्टर्स तक ना कोई डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन मेरे इन-लॉज थे, उन्होंने कहा नहीं ये बाद में कर लेगी। तो लाइक एवरी अदर। और फिर बाद में क्या था, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग घोटकी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने बांग्लादेश भेज दिया। सो 3 years वी वर देयर। एक्सक्यूज़ मी, जब वापस आए तो मैंने कहा कि अब गवर्नमेंट कॉलेज वापस जाना है मैं कम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तो ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव एनलाइटेंड मैन। ही सेड मैं नहीं मर्दों के साथ आपको भेज सकता। सो वेरी कॉमन है ना, एंड स्पेशली एट दैट टाइम दे वर वेरी प्रोटेक्टिव। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र ही था, उनको कहीं PhD करने के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हो गई। जब एडमिशन हो गई तो चले गए। तब मेरे 2 छोटे बच्चे थे। सो मैंने कहा अब मैं भी ले लेती हूँ एडमिशन। सो मैंने एडमिशन ले ली। आपने टाइम से फ़ायदा उठाया, बिल्कुल उठाया। अब ही कुडंट से एनीथिंग। बोले उसके बाद क्या हुआ, जब वो 1 साल मैंने कर लिया तो ही केम बैक। और उस वक़्त उनके फादर बीमार हो गए। जब फादर बीमार हो गए तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जाने दे सकती। सो फिर वो रुक गए। एंड ही वॉज देन पोस्टेड टू साहिवाल। जब साहिवाल पोस्ट हो गए तो फिर मुझे भी तो मुझे 1 साल बाद वो छोड़नी पड़ी। बट लकली साल बाद ही वॉज पोस्टेड बैक और मैंने फिर अपना वो ज्वाइन किया। और आप यकीन माने ज्वाइन इट वॉज टफ, क्योंकि बच्चों के साथ भी और बीच में। तो जब रिज़ल्ट आया तो प्रोफेसर्स को 1 दिन पहले पता जाता है रिज़ल्ट। तो माय प्रोफेसर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू। तो मैंने कहा सर मैं फ़ेल हो गई हूँ। कहते हैं फ़ेल नहीं हो गई, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना अच्छा किया था, तो अब भी और 2nd इन द यूनिवर्सिटी। आई वॉज टू हैप्पी कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बट आई जॉइन द अमेरिकन स्कूल
फिर वहाँ मैं पढ़ाती रही 11th 12th ग्रेडर्स को। तो देन माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू रोम। ये 5-6 साल बीच में गुजर गए। वहाँ गुजर गए तो उसके बाद वहाँ हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी में वो लोअर स्टाफ के लिए कोई नहीं था, स्कूल नहीं था। तो हमने कहा अब क्या करें। तो एक वो PIA के मैनेजर थे, उनकी बेगम ने और हमने कहा हम 3-3 दिन हम इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स पढ़ा देंगे उनको। फिर वहाँ ही वाइल इन रोम पता लगा कि यहाँ एडवांस डिप्लोमा शुरू हुआ है पाकिस्तान में। एंड लकीली आई केम बैक और आई जॉइन द डिप्लोमा। और बट माई टीचर्स वर वेरी काइंड, क्योंकि 7 लोगों को ही लेना था और उन्होंने बग़ैर मुझे इंटरव्यू किए हुए ले लिया। और आपको यकीन माने मुझे पहले तो डिप्लोमा बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मेरे साथ जितने थे सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, टॉपर्स थे। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में देन आई अप्लाइड एंड आई थिंक इट वाज 85 देन आई जॉइंड एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो ADCP करके फिर आई जॉइंड। और मुझे आई रियली एंजॉयड माय वर्क देयर एंड आई वाज वेरी लकी कि हमारे प्रोफेसर्स भी उस वक्त बहुत अच्छे थे। डॉक्टर शायदा, दैट शोज के यू आर रियली एम्बिशियस। और आई कैन टोटली रिलेट के जब आपको घर भी चलाना होता है और बच्चों को भी साथ साथ लेके चलना थोड़ा है, सा मुश्किल हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ चलना होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन कि वो खास तौर पे उन टाइम में जब ऐसे इतनी कोई recognition भी नहीं होती। बिल्कुल सही है। But that is amazing कि आपने अपनी जर्नी में इतना कुछ you came coming up with new ideas और आपने मतलब अब घर नहीं बैठी हैं and you used your all ideas। अब as you told me कि 1985 में you became a clinical psychologist। जी। So like in 1980s उस वक्त तो mental health को इतनी recognition नहीं थी। तो what do you think कि उस वक्त as a mental health professional काम करने का experience कैसा था आपका? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे आपने कहा उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है उस वक्त नीचे वाले तबके में फिर भी थोड़ा सा था, क्योंकि हमारे पास जो आउटडोर में लोग आते थे ना जी। और एक और चीज़ थी कि आई वॉज शायद वेरी लकी कि उस वक्त हमारे जो टीचर थे प्रोफेसर साद मलिक थे, जिनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वो ज़ोर था और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। और अभी तक उनकी जो आवाज़ें हैं आई थिंक वो कानों में रिजाउंड करती हैं। लेकिन उस वक्त अब जिस तरह अब अवेयरनेस है कि एवरीबडी नियरली 80% हैज़ अ थेरेपिस्ट, दो दे आर अफ्रेड टू बी रिवील्ड, लेकिन उस वक्त बहुत कमी है। अगर आप तब और अब को कंपेयर करें तो तब की एक्सेप्टेंस में टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ और अब की एक्सेप्टेंस में क्या फ़र्क है? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा है। अब तो 80% 90 आई थिंक जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, और बाहर तो मेरे ख्याल है तकरीबन 80% का साइकियाट्रिस्ट भी होता है, थेरेपिस्ट भी होता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी अब काफ़ी आई थिंक लोग अवेयर हैं। चाहे वो बताएंगे नहीं, उनको फिज़िकल पेन होएगी तो वो शेयर कर लेंगे कि किडनी में दर्द है फलानी, लेकिन अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो दे विल हेसिटेट टू रिवील दैट। लेकिन अवेयरनेस अब लोगों को आ गई है कि ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसको यू नीड टू बहुत, यस दैट इज़। As we all know that you are a headache expert and you are renowned as a headache expert, so what do you think कि most biological reasoning तो होती है कुछ में headaches की, लेकिन जब वो rule out हो जाए तो they are psychological issues. So what do you think कि most common mental health issues क्या होते हैं as respect to headache? Actually बहुत सारी researches हैं on the etiology of headaches, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये बायोलॉजी को हटा के भी इसमें एंग्जाइटी का बहुत रोल है, इसमें डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा, हाइपर अराउजल जो स्ट्रेस बहुत होती है, हाइपर फिर इसमें और भी चीज़ें जो
भूख अपनी रोकते हैं, ये हंगर, कुछ लोग होते हैं एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो एम्प्टी स्टमक्स जो हैं, एम्प्टी स्टमक पे भी हेडेक एग्जैसर्बेट होती है। फिर आजकल की जो डाइट्स हैं, ये आप प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, ये चीज़ें, ये भी आपको फिर बहुत साउंड्स, ग्लेयर, ये सारी चीज़ें। बट सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है आपके ऊपर ये जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसका बहुत और इसके अलावा मुझे तो लगता है कि हमारी जो थोड़ी सी दीन के साथ भी जो हमारी हटे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह हमारे कुरान में भी आया कि सुकून और खुशी सिर्फ उसी को मिलेगी कि जो उसके साथ एक तल्लक रखता है। अल्लाह के ज़िक्र में आयते हैं ना इस पे, तो हम उससे भी जो दूरी है हमारी, आई थिंक वो भी मैटर करती है। सो यू थिंक अगर हम रूल आउट करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं फॉर द हेडेक्स, अगर वो साइकोलॉजिकल कॉज के साथ? अगर साइकोलॉजिकल कॉज के साथ है तो देखें, इसमें तो एक तो ये कि साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ठीक है। मेरे पास तो जो कई केसेस आते हैं और मैं देखती हूँ कि उसके अंदर कुछ है, तो मैं यूजुअली रेफ़र कर देती हूँ। अपना काम तो मैंने साइकोलॉजिकल हैंडलिंग तो करनी है, लेकिन उन्होंने ये भी देखना है कि अगर कोई एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी को देखें, अगर कोई डिप्रेशन है तो उसको देखें, उसकी दवाई दें। हमारा ये है कि सबसे पहले आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करना है। आपने ये कई दफ़ा आप देखते हैं, एक मेरे पास पेशेंट आया, 100% ही वॉज नॉर्मल, सारे रिस्पॉन्सेज उसके नॉर्मल थे, हेल्थी। तो मैंने पूछा, डू यू थिंक यू हैव एनी स्पेशल पावर्स? कहता है, यस, आई कॉज द सन टू राइज एवरी मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग। तो देन आई रियलाइज कि ओ माई गुडनेस, इनको तो पहले साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है मेरे से पहले। ठीक है जी। अच्छा, जब वो साइकियाट्रिस्ट ने अपना पार्ट पूरा कर देना है, तो फिर हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें आपने देखना है, आपने पहले तो डिस्टिंग्विश करना है कि है क्या है, मीग्रेन है या टेंशन हेडेक है। क्योंकि मीग्रेन अगर होगी तो उसकी थोड़ी सी आपने पहले जो इंटरव्यू लेंगे उसमें आपने पूरी डिटेल्ड उसकी हेडेक हिस्ट्री लेनी है कि व्हेन डिड द हेडेक स्टार्ट, इसका कितनी देर के लिए होती है, इसके साथ क्या एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं, इसकी आपकी रिलेशनशिप फैमिली में क्या है, आपकी स्ट्रेसेस क्या थी व्हेन योर हेडेक स्टार्टेड, रिलेशनशिप फैमिली में आपकी सिम्बियोटिक है कि नार्सिसिस्टिक है। कई रिलेशनशिप्स अगली रिलेशनशिप्स होती हैं, कई बड़ी बेनिफिशियल होती हैं, वो भी देखना है। ये भी बड़ा कॉमन सवाल होता है कि जी हमने दुनिया की हर चीज़ कर ली, बस सर की दर्द नहीं जा रही। हाँ, नहीं जा रही। तो आपने वो पूरी तरह डीप सारी चीज़ें लेके असेस भी करनी है, आपने डिस्टिंग्विश करना है कौन सी हेडेक है, और फिर पूरी उनकी हेडेक की जो प्रोफाइल होती है कि क्या अकम्पनिंग फीचर्स हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन है, उससे भी आपको पता लग जाता है। लाइक टेंशन हेडेक की टाइमिंग फ़र्क होगी, मीग्रेन जो है वो 4 to 72 आवर्स होगी, क्लस्टर हेडेक्स की फ़र्क होगी। सो आपने डिस्टिंग्विश करनी है पूरी तरह। फिर आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपकी कौन सी हेडेक है। जो मीग्रेन वाला है उसको बताएंगे कि दिस इज़ अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये इसमें वैस्कुलर चेंजेस आते हैं और अब आपको थोड़ी सी दवाई डॉक्टर से भी लेनी पड़ेगी। टेंशन हेडेक है वो आपकी उसकी डिपिक्शन ही फ़र्क है, यहाँ आपको बैंड सा लगता है, टाइटनेस होती है, एकिंग सेंसेशंस होती हैं, एंड इट मे गो ऑन फॉर डेज, बट इट इज़ यूजुअली माइल्ड या मॉडरेट होती है। मीग्रेन जो होती है वो मॉडरेट टू सिवियर होती है। क्लस्टर हेडेक्स जो हैं वो यूजुअली अराउंड द आइज़ होती हैं और वो भी सिवियर, बोरिंग, बर्निंग उस किस्म की पेन होती है। सो यू हैव, पहले तो आपने डिस्टिंग्विश करनी है, फिर उसके बाद आपने मैनेजमेंट में जाना है।
इसमें ये है कि आपने जब मैनेजमेंट करनी है तो आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज उनको सिखानी है, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखानी। रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है, यूजुअली इनको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इनको सिखाते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाते हैं। अच्छा, अपना मोस्ट डिफिकल्ट केस कोई हमसे शेयर करें। मोस्ट डिफ़िकल्ट केस तो पहले आया था जब मैंने नया डिप्लोमा मैंने ज्वाइन किया और इतनी ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं थे, तो एक पेशेंट मुझे आया और उसको शायद पैनिक अटैक्स थे और उनको लगता था कि उनको कुछ हो जाएगा और वो मर जाएंगे। तो पहले तो जो हमारा प्रोटोकॉल है, डॉक्टर ने टॉफरनल दी, मैं उनको रिलैक्सेशन भी सिखाई, उनको कॉफ़ी और ये चीज़ें भी बताई, ये डाइट में ये डालें, ये जब आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स भी बताएं कि जब आपको ये हो तो आपने क्या करना है। उनकी नहीं ठीक हो रही थी। फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, एक किताब पढ़ी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि पैराडॉक्सिकल इंटरवेंशन कर दें। मैंने कहा अच्छा, आज आपकी जान निकल रही है, आपके पैरों से निकल रही है और आपकी अब टांगों से निकल रही है। आई मेड हिम इमेजिन ऑल दैट, और अब टांगों से जा रही है, अब जिस्म से जा रही है, और अब आपकी डेथ हो गई है, ठीक है। और अब 2-3 दिन गुजर गए हैं, सब ने कुरान पढ़ा है, अब आपको अब माँ बाप रो पीट के अब अफसोस सारा, और लेकिन आपकी जो रूह है ना, वो बहुत खूबसूरती से वो अल्लाह के पास चली गई है और वो हेवंस में चली गई है और आपकी दर्दें शर्दें और तकलीफ़ सारी दूर हो गई है। आई डोंट नो, आई ट्राइड दिस क्योंकि मुझे लग। और एक और जो आई थिंक ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस था वो ये था कि एक कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट आए एंड ही वाज अ डॉक्टर, और उन्होंने कहा कि आई हेट माई अनकॉन्शियस। तो मैं आपको बताऊँ, मैं भी नॉविस थी इन द फील्ड और नीचे आउटडोर में बैठे हुए थे, तो एक हमें उन्होंने टेक्निक गेस्टाल्ट की सिखाई थी कि आप एम्प्टी चेयर टेक्निक करें। सो मैंने कहा कि अच्छा, आप इमेजिन करें कि यू सिटिंग ऑन द चेयर एंड यू आर टॉकिंग टू योर हाँ, और टेल हिम वट एवर यू वॉन्ट टू टेल हिम। तो उन्होंने पहले तो अपने अनकॉन्शियस को गालियाँ दी और सारा कुछ, और इतने में उन्होंने क्या किया, वो कुर्सी जो हमारी पड़ी हुई थी वो उठाई और दीवारों पे ज़ोर ज़ोर से मारनी शुरू हो गई। पहले तो मुझे समझ ना आई कि क्या करूं, बट देन आई जस्ट सेड अच्छा ठीक है, दैट्स इनफ नाउ, जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। और उसके बाद मैंने जाके अपने प्रोफेसर को कहा कि प्लीज़ हमारे आउटडोर में कोई पियन वगैरह बार होना चाहिए, कोई इस किस्म का कोई केस हो जाए। बट अदरवाइज़ आई थिंक अच्छा ही एक्सपीरियंस गुजरा क्लाइंट्स के साथ। अच्छा डॉक्टर शाहिदा, कोविड-19 बहुत ज़्यादा आजकल दोबारा से थर्ड वेव आई है, फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी मज़ीद बढ़ गई है लोगों में, और आई एम श्योर ये हेडेक इज़ गेटिंग मोर कॉमन एंड कॉमन। तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर फॉलोअर्स हेडेक के बारे में रिगार्डिंग कोविड? कोविड के एक तो मेरा ख्याल है कौन सा, एक तो ये कि एहतियात अपनी बहुत करें। होता ये कि अब हम लोगों को पिछले साल तो खौफ इसका बहुत ज़्यादा था ना, अब तो शायद सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह आ गए तो हमारा खौफ तो कम हो गया है, थोड़े से हम रिलैक्स्ड हो गए, तो ये तो मत करें। एक शायद पेल्ट्समंड इफ़ेक्ट आपने शायद सुना हो, जो अभी उसमें वो यही कहते हैं कि जब आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स आ जाते हैं ना तो आप थोड़े से रिलैक्स कर जाते हैं और आपको लगता है शायद ये वैक्सीन वगैरह आ गई है, तो अभी साल आई थिंक कोशिश ये करें, बैक ऑफ द माइंड होता है कि हमारे पास एक बैकअप आ गया, सो उसकी वजह से मत सहारा लें, बिकॉज यू ओ नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दूसरों के साथ भी है। जिस तरह वो कहते हैं ना, इट इज़ योर एटीट्यूड विच डिटर्मिन्स एवरीथिंग। वो एक अब मुझे वो एपिक्टेटस याद आ गया है जिसने कहा था कि मैन आर डिस्टर्ब नॉट बाय इवेंट्स बट द व्यू दैट दे टेक ऑफ इट। क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछती है, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप द लिसन ऑन डॉट पी को? लिसन ऑन डॉट पी को कि एक तो मैं कहूँगी कि
सबसे बड़ी चीज़ जो एट 75 मुझे समझ आई है वो ये है कि प्लीज़ अपने अल्लाह से कनेक्शन बांध लें, क्योंकि सुकून और वो सिर्फ उसके ज़िक्र से आता है। इनको मैसेज ये है, फाइंड अ गुड मेंटर एंड देन लिसन टू हिम। और एक मैंने अभी न्यूरो साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आपने खुश रहना है ना तो फिर आप दें, क्योंकि गिविंग से आप हैप्पी होते हैं। I think Dr. Shaida, of course we are the givers, alhamdulillah. शायद Allah Ta'ala has given us something जो Allah Ta'ala has chosen us कि we are giving a lot, और I hope कि हम आगे भी यही करते रहें। And thank you so much कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, your precious time। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी thelistener.pk के प्लेटफॉर्म पे, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Stay tuned, please. थैंक यू।